हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं आपका राघव सर और स्वागत करता हूं गुड वे ऑनलाइन स्टडी में। आज आया हूं आपके मैथ का क्लास लेकर के। प्रश्नावली 3.5 एक नंबर का सवाल कहता है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। देखिए, समीकरण का ये तीन कंडीशन ही हो सकता है, या हो सकता है कि उसका कोई अद्वितीय हल नहीं है, मतलब वो वहाँ अद्वितीय हल है, केवल एक हल अगर होता है तो उसको अद्वितीय हल कहते हैं। कहने का मतलब कि एक ही हल है और कोई हल नहीं है तो उसको अद्वितीय हल कहेंगे। उसका ये कंडीशन होता है अद्वितीय हल के लिए। दूसरा कि किसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं होने के कारण, कोई हल नहीं होने के लिए ये कंडीशन होता है। और तीसरा कहता है कि अपरिमित रूप से अनेक हल हो, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए ये कंडीशन है। बस ये तीन ही कंडीशन होगा किसी भी समीकरण युग्म का। तो उसमें इन सारे समीकरण को चेक करना है हम लोगों को, और जो अद्वितीय हल वाला कंडीशन होगा, जो अद्वितीय हल वाला कंडीशन होगा उसको हल करना है। उसमें भी किस विधि से, तो ब्रजगुणन विधि से हल करना है हम लोगों को। इससे पहले हम लोग हल कर रहे थे विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, और इसमें किस विधि से करना है, ब्रजगुणन विधि से। तो उसमें भी कंडीशन दिया हुआ है कि जिसका अद्वितीय हल का स्थिति होगा वही ठोका हल करना है हम लोगों को। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि किसका कैसा हल होगा। उसके लिए A1, A2, B1, B2, C1, C2 हम लोगों को ज्ञात करना होगा। तो इसमें ये पहला समीकरण जो है उसके लिए हल करते हैं हम लोग, इसके लिए चेक करते हैं। तो इसमें A1 का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। B1 का वैल्यू कितना आ रहा है, तो -3 आ रहा है। C1 का वैल्यू कितना आ रहा है, तो -3 आ रहा है। अब A2 का वैल्यू कितना आ रहा है, तो 3 आ रहा है। फिर B2 का वैल्यू कितना आ रहा है, -9 आ रहा है। और C2 का वैल्यू कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। ये है। अब इसमें A1/A2 हम लोग चेक करते हैं क्या हो रहा है। तो A1/A2 1/3। नेक्स्ट B1/B2 देख लेते हैं। B1/B2, B1/B2 का मतलब -3/-9, ये माइनस माइनस कैंसिल, 3 तिया ही 9 बराबर हो जाता है 1/3। अब देखिए A1/A2 और B1/B2 ये दोनों बराबर हो रहा है। अगर ये बराबर होगा, A1/A2 और B1/B2 बराबर होगा तो या तो अनेक हल होगा या कोई हल नहीं होगा। लेकिन ये कंडीशन तो लाई नहीं हो रहा है, ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है, अतः हम लोगों को इसका हल नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं A1 का वैल्यू क्या आ रहा है, 2। फिर A2 का वैल्यू, सॉरी B1 का वैल्यू, A1 B1 का वैल्यू, B1 का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। C1 का वैल्यू कितना आ रहा है, तो 5 को इधर कीजिए, -5 आ रहा है। यहाँ देख लीजिए A2 का वैल्यू कितना आ रहा है, A2 का वैल्यू 3 आ रहा है। फिर B2 का वैल्यू कितना आ रहा है, तो 2 आ रहा है। C2 का वैल्यू कितना आ रहा है, तो 8 को इधर कर लीजिए, -8 आ रहा है। अब इसमें A1/A2 चेक कीजिए, 2/3 हो जाएगा। फिर B1/B2 देखिए, B1 1/2। हाँ, अब ध्यान दीजिए A1/A2 B1/B2 ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो क्या हो सकता है, अद्वितीय हल हो सकता है। अर्थात इसका हम लोगों को हल करना है किस विधि से, ब्रजगुणन विधि से। पहले चेक कर लेते हैं कि और कोई हो सकता है क्या। इसमें देख लीजिए A1 का वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। फिर B1 का वैल्यू कितना आ रहा है, -5 आ रहा है। C1 का वैल्यू कितना आ रहा है, 20 को इधर कीजिए, -20 आ रहा है। A2 का वैल्यू कितना आ रहा है, तो 6 आ रहा है। B2 का वैल्यू कितना आ रहा है, -10 आ रहा है। C2 का वैल्यू कितना आ रहा है, -40 आ रहा है। हाँ,
अब इसमें A1 बटे A2 हम लोग चेक करते हैं। A1 बटे A2 तो 3 बटे 6, 3 दूने 6 बराबर 1 बटे 2। उसके बाद B1 बटे B2 चेक करना है, तो B1 बटे B2 बराबर B1 का वैल्यू कितना माइनस का 5 और B2 का वैल्यू माइनस का 10, माइनस माइनस कैंसिल, 5 दूने 10, कुल मिला के 1 बटे 2। तब ध्यान दीजिएगा A1 बटे A2 फिर B1 बटे B2 ये दोनों 1 बटे 2 हो रहा है। इसका मतलब ये कंडीशन बराबर हो रहा है। अगर बराबर होगा A1 बटे A2 और B1 बटे B2 बराबर होगा तो या तो अनेक हल होगा या कोई हल नहीं होगा, लेकिन ये कंडीशन तो यहां अप्लाई नहीं हो रहा है ना, तो इसका मतलब इसको भी हम लोगों को हल नहीं करना है। जिसमें ये वाला कंडीशन अप्लाई होगा सिर्फ उसको हल करना है, अर्थात इसको हल नहीं करना है, 3 नंबर को हल नहीं करना है। अब 4 नंबर को चेक करते हैं हम लोग। इसमें A1 का वैल्यू देखिए क्या आ रहा है। A1 का वैल्यू 1, B1 का वैल्यू माइनस का 3, C1 का वैल्यू माइनस का 7, A2 का वैल्यू क्या आ रहा है 3, B2 का वैल्यू माइनस का 3, C2 का वैल्यू माइनस 15। अब इसमें A1 बटे A2, A1 बटे A2, A1 का वैल्यू 1 बटे 3, ठीक। अब B1 बटे B2 चेक करते हैं। B1 बटे B2, B1 कितना आ रहा है माइनस का 3, अब B2 कितना, B2 भी माइनस का 3, B1 भी माइनस का 3, अब B2 भी माइनस का 3, ये कैंसिल होके 1 बटे 1। कहने का मतलब कि यहां A1 बटे A2 और B1 बटे B2 बराबर नहीं हो रहा है, अर्थात अद्वितीय हल का ये रूप है, अद्वितीय हल इसका होगा। तो इसको हम लोगों को हल करना है। मात्र 4 में 2 मिला जिसका अद्वितीय हल हो सकता है, और जिसका अद्वितीय हल है उसका हम लोगों को क्या करना है, ब्रजगुणन विधि से हल ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं 2 नंबर में, 2 नंबर का सॉल्व करना है हम लोगों को। किस विधि से, ब्रजगुणन विधि से। ध्यान दीजिएगा x का जो मान होता है, पहले समीकरण को लिख लिया जाए। समीकरण है 2x प्लस वाई बराबर 5। उसके बाद लिखने की आवश्यकता कहाँ है, मान ज्ञात किया हुआ है, यहीं से डायरेक्ट लिखेंगे। हाँ देखिएगा x का वैल्यू यहां से ये सूत्र होता है, ब्रजगुणन विधि से ही ये सूत्र ज्ञात किया हुआ है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, लिखिएगा वहां से b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। हाँ अब इसमें 2 नंबर में सारा मान ज्ञात क्या हुआ है, A1 का मान, B1 का मान, C1 का मान, A2 B2 C2 सारा ज्ञात किया हुआ है। बस उसको यहाँ अप्लाई करना हम लोगों को, यहाँ लगाना है। A1 का वैल्यू यहाँ B1 का वैल्यू चाहिए हम लोगों को, तो B1 कितना 1 गुणे C2 का वैल्यू कितना माइनस का 8 माइनस A2 यहाँ देखिए 3 आ रहा है, 3 गुणे B1 कितना, B1 1। यहाँ B2 का मान गलती से हो गया था, यहाँ B2 का मान 2। C1 का वैल्यू C1, ये C1 है ना, C1 का वैल्यू माइनस का 5 डिवाइडेड बाय A1 का मान, यहाँ A1 का मान 2 गुणे B2 ये 2 माइनस A2 का मान 3 गुणे B1 ये 1। अब सारे को हल कर देते हैं हम लोग। 1 गुणे -8 तो -8 माइनस ये प्लस हो जाएगा, 5 दूने 10 बटे 2 दूने 4
और 3 एकम 3 माइनस का 3, ये हो जा रहा है क्या, तो यहाँ 2/4 में से 3 गया 1, मतलब 2। x का मान आ रहा है 2, y का मान भी हम लोगों को ज्ञात करना है, y का मान ज्ञात करते हैं। y का यहाँ से वैल्यू देखिएगा, C1A2 C2A1 बटे A1B2 माइनस A2B1। y का मान हो रहा है C1A2 माइनस C2A1 बटे A1B2 माइनस A2B1। अब इसमें मान रखना है हम लोगों को केवल, तो ध्यान दीजिएगा C1 यहां से C1 माइनस का 5 गुणे A2 ये 3 माइनस C2 ये C2 माइनस का 8 फिर A1 2 बटे, यहां से देखिएगा A1 का मान आ रहा है हम लोगों को 2 गुणे B2 2 आ रहा है माइनस A2 यहां 3 गुना B1 1। अब इसको हल कर देंगे, -5 गुना 3 -15, फिर ये माइनस प्लस हो जाएगा, 8 दूने 16 बटे 2 दूने 4 3 एकम 3 4 माइनस 3, ये हो गया 1/1 दैट मीन्स 1। तो y का मान 1 आ रहा है और x का मान 2 आ रहा है। अब दूसरा सवाल हम लोगों को कौन सा सॉल्व करना है, तो 4 नंबर का सॉल्व करना है, वो भी किस विधि से, बृजगुणन विधि से ही सॉल्व करना है। तो चलिए 4 नंबर को अब हम लोग सॉल्व करते हैं। 4 नंबर, x का मान ज्ञात करेंगे। x के मान के लिए बस वही फंडा लगाना है हम लोगों को, b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। हाँ, मान रख देते हैं। a1 का वैल्यू, सॉरी b1 का वैल्यू, इसमें से लेना है b1 का वैल्यू। b1 का वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस का 3 गुना c2, ये c2 ये माइनस का 15 माइनस b2 माइनस का 3 c1 माइनस का 7 बेटा a1 1 गुना b2 ये माइनस का 3 b2 हो गया, ये माइनस a2 देखिएगा, a2 3 गुना b1 माइनस का 3। हाँ, अब गुना सबको कर दीजिए, तो माइनस प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है। 15 तिया 45 माइनस, ये माइनस ही हो जाएगा, 1 2 3 माइनस, हाँ माइनस हो जाएगा 21 बटे, इसमें प्लस इसमें माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3, इसमें माइनस इसमें माइनस, तो प्लस हो जाएगा 9। अब ये कितना हो जा रहा है, 45, ये बचा 4 फिर 2 24, यहाँ प्लस का 6 चौके 24 4। अब y का वैल्यू ज्ञात करना है हम लोगों को, y का वैल्यू ज्ञात करना है। y का वैल्यू यहाँ से यही सूत्र लगाना है, C1A2 माइनस C2A1 डिवाइडेड बाय A1B2 माइनस A2B1
चलिए मान रखते हैं हम लोग C1 का वैल्यू, C1 माइनस का 7, A2 3 माइनस C2 माइनस का 15 गुना A1 कितना 1, हाँ A1 देखिए यहां से A1 1 गुना B2 माइनस का 3 माइनस A2 3 गुना B1 किधर गया B1 माइनस का 3, सबको गुना कर देंगे तो 7 दिया 21 माइनस का 21 माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा 15 एकम 15, उसके बाद ये 3 एकम 3 और माइनस का 3 और 3 3 9 माइनस प्लस 9। हाँ अब यहाँ ये 15 5 20 1 21 मतलब 6 माइनस का 6 डिवाइडेड बाय प्लस का 6 मतलब -1। तो चलिए 4 नंबर और 2 नंबर दोनों का हल ज्ञात हो गया। अब देखिए 2 नंबर का जो सवाल है उसमें पहला सवाल कहता है कि A और B के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इसमें A और B दिया हुआ है, कहता है कि इसमें A और B का कौन सा मान रखा जाए कि इस समीकरण का हल करने पर अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। हाँ तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, अपरिमित रूप से जो अनेक हल होने वाला कंडीशन है, मतलब अनेक हल होने वाला कंडीशन, ये वाला कंडीशन इसमें हम लोग लगाएंगे तब हमारा काम हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा इसमें A का जो वैल्यू हो रहा है A1 वो कितना हो रहा है 2 हो रहा है, फिर B1 का वैल्यू कितना हो रहा है 3 हो रहा है, C1 का वैल्यू कितना 7 को इधर कीजिए माइनस का 7 हो रहा है। अब देखिए A2 का वैल्यू क्या हो रहा है, A2 का वैल्यू हो रहा है A माइनस B। हाँ उसके बाद B2 का वैल्यू क्या हो रहा है A प्लस B हो रहा है। C2 का वैल्यू क्या हो रहा है, ये सारे चीज को इधर कीजिएगा तो ऐसे हो जाएगा माइनस का 3A प्लस B अब -2 इतना हो जाएगा, ये C2 का वैल्यू हो जाएगा। अब इसको हम लोगों को अनेक हल वाला कंडीशन में लगाना है। तो अनेक हल कब होगा, जब A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और इसके बराबर C1 बटे C2 होगा, तब अनेक हल होगा, अनेक हल होंगे। हाँ अब सब में मान रख लेते हैं हम लोग। A1 का मान 2 बटा A2 का मान कितना A माइनस B बराबर B1 का मान कितना हो रहा है 3, B2 का मान कितना A प्लस B बराबर C1 का मान कितना हो रहा है माइनस का 7 बटा C2 का मान कितना हो रहा है माइनस का 3A प्लस B माइनस 2, ये हो रहा है। अब इसको हल करने से हम लोगों को समीकरण प्राप्त होगा। सबसे पहले इन दोनों को हम लोग हल करते हैं, इन दोनों को हल करते हैं। तो हल कीजिए क्या होगा, तो इसको इससे गुणा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 3 गुने A 3A और 3 गुने माइनस B तो -3B बराबर 2 से गुणा कीजिए 2A फिर 2 से B में गुणा कीजिए 2B। इसको हल कीजिए 3A है और A वाले को इधर कीजिए माइनस का 2A, ये माइनस का 3B है, इस 2B को इधर कीजिए तो फिर माइनस का 2B बराबर 0। अब ये 3A में से 2A चला जा रहा है तो कितना बच रहा है A बच रहा है,
यहाँ -3b, -2b, -5b बराबर 0। एक समीकरण हम लोगों को प्राप्त हुआ। अब दूसरे समीकरण के लिए क्या करना होगा, इस दोनों को हल करना होगा। इस दोनों को हल करेंगे हम। तो चलिए इस दोनों को हल करते हैं। तो माइनस का 7, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ये हट जाएगा। 7 से गुणा कीजिए ए में, तो ये हो जा रहा है 7a। फिर 7 से गुणा कीजिए बी में, +7b। फिर अब 3 से इशारे में गुणा करते जाएंगे, तो 3 तिया 9, 9a। फिर 3 से बी में गुणा कीजिए 3b। फिर 3 से गुणा कीजिए -2 में, तो 3 दूना 6 माइनस का 6। अब इसको हल करेंगे। हाँ, तो 7a, 7a। फिर a वाला जो ये है इसको माइनस का 9a इधर कर लेते हैं। फिर 7b है। अब ये b वाला जो -3b, सॉरी +3b है, इसको इधर कीजिए, -3b होगा, बराबर -6 रहने दीजिए। ये कितना हो जा रहा है, 7a अब -9a, तो -2a। यहाँ 7b अब +3b, सॉरी -3b, तो 7b प्लस का -3b, तो ये घट के हो जा रहा है +4b बराबर -6। ये समीकरण दूसरा प्राप्त हुआ हम लोगों को। अब ये एक समीकरण और दूसरा समीकरण, ये दोनों समीकरण को अगर हल कर देते हैं हम लोग, तो फिर क्या होगा, a और b का वैल्यू हम लोगों को ज्ञात हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, इसमें देखिएगा किसी एक चर पद को हम लोगों को बराबर करना होता है। तो इसमें -2a है और यहाँ केवल a है, अर्थात इसमें अगर -2 से गुना कर देंगे हम लोग, तो फिर ये दोनों समीकरण का हल आराम से हो जाएगा विलोपन विधि से। तो समीकरण 1 में -2 से गुना करके लिखते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में -2 से गुणा करने पर, हाँ, अब समीकरण 1 में गुणा करेंगे -2 से, तो हो जाएगा -2a, फिर -2 से किस में गुना कर रहे हैं, -5b में गुना कर रहे हैं, तो 5 दूना 10, माइनस प्लस +10b। यहां देखिए 0 हो जाएगा। ये तीसरा समीकरण हम लोगों को प्राप्त हुआ। अब इस तीसरे समीकरण में से आप दूसरे समीकरण को घटा दीजिएगा तो हल हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, हाँ, तो समीकरण 3 तो यही है, इसको लिख लेते हैं, -2a + 10b बराबर 0। अब समीकरण 2 क्या है, तो -2a + 4b बराबर कितना, -6। अब इसको घटाना था, तो फिर माइनस से इसमें गुना कर रहे हैं, घटाने का मतलब माइनस से गुना कर रहे हैं, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ, तो ये हो जा रहा है हमारा, ये घट के 0 हो गया। यहाँ 10b में से 4b घट रहा है, तो हो जाएगा 6b बराबर कितना, +6। b बराबर हो जा रहा है हमारा 6/6 मतलब 1। अब इस b का मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए तो अच्छा रहेगा, समीकरण 1 में ही रखना। तो लिखेंगे कि b का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख देते हैं b का मान। समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 का 1 - 5b बराबर 0। a - 5b, b की जगह पे कितना, 1 × 1 बराबर 0। ऐसा करने से a का मान हो जाता है -5, इधर इसको उधर कर लीजिए, +5। तो a का मान और b का मान हम लोगों को ज्ञात हुआ, जिसका मान रखने से क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल होगा, सॉरी अपरिमित रूप से अनेक हल होगा।
चलिए अब दो नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं होने का कंडीशन कौन सा है, ये वाला कंडीशन है, कोई हल नहीं है। तो इस कंडीशन को हम लोग फॉलो करेंगे। तो उसके लिए ए का मान तो चाहिए, a1 का मान क्या होगा 3, फिर b1 का मान क्या होगा 1, c1 का मान क्या होगा माइनस का 1, एक को इधर कीजिएगा माइनस का 1 होगा। फिर a2 क्या होगा 2k प्लस 2k माइनस 1, 2k माइनस 1। फिर b2 क्या होगा तो k माइनस 1, k माइनस 1। उसके बाद c2 क्या होगा 2k प्लस 1, लेकिन इसको अगर इधर करते हैं तो माइनस का 2k प्लस 1। हाँ, इसके लिए कंडीशन जो होता है, कोई हल नहीं होने के लिए जो कंडीशन होता है वो होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं होगा c1 बटे c2। मतलब a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। इस सिचुएशन में क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो इसमें कहता है कि मान के का ज्ञात करना, हम लोगों को के का मान ज्ञात करना है। तो मान सबका रखते जाएंगे। a1 का मान क्या हो रहा है 3 हो रहा है बटे a2 का मान तो 2k माइनस 1 बराबर b1 का मान क्या हो रहा है 1 हो रहा है बटे b2 का मान क्या हो रहा है k माइनस 1 हो रहा है। पहले इससे हम लोग समीकरण बना लेते हैं। तो समीकरण इस दोनों को गुणा करके बनाइए। तो ऐसे गुणा कीजिए, पहले ऐसे गुणा कीजिए 3k, फिर 3 इंटू माइनस 1 तो माइनस 3 बराबर, इसको ऐसे गुणा कीजिए तो हो जाएगा 2k गुना 1 तो 2k माइनस 1 गुना कीजिए माइनस 1, हाँ 3k, इसको इधर कीजिए 3k माइनस 2k, इस माइनस 3 को उधर कर लेते हैं तो माइनस 1 था, माइनस 3 को इधर कीजिएगा तो हो जाएगा प्लस का 3। अब ये 3 के या 2 के घट रहा है तो फिर हो जाएगा k, केवल k बच रहा है, और यहाँ माइनस 1 है, ये प्लस का 3 है, तो 3 से 1 घट के हो गया 2, k का मान ज्ञात हो गया हम लोगों को 2, अर्थात k का यही मान 2 वाला मान जो होगा इसको कोई हल नहीं होने के लिए समीकरण को संतुष्ट करेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग 3 नंबर का सवाल देखते हैं। इसमें कहता है कि इसको प्रतिस्थापन विधि से भी हल कीजिए और ब्रजगुणन विधि से भी हल कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि से इससे पहले हम लोग कई क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। इसका जो है, इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और मैं ब्रजगुणन विधि से हल करता हूं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें a का मान a1 का मान क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, a2 का मान क्या हो जाएगा, सॉरी b1 का मान, a1 के बाद b1 का मान, b1 का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और c1 का मान क्या हो जाएगा 9 को इधर कर लीजिएगा माइनस का 9 हो जाएगा। अब a2 का मान देखिएगा, a2 का मान 3 होगा, b2 का मान क्या होगा 2 होगा, और c2 का मान जो होगा 4 को इधर कर लीजिए माइनस का 4 हो जाएगा। हाँ, तो अब हम लोगों को x का मान चाहिए ब्रजगुणन विधि से, तो ये वाला हम लोग सूत्र लगा देंगे। तो सूत्र है x बराबर b1c2 माइनस b2c1 डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1। हाँ, इसमें क्या करते हैं वैल्यू रखते हैं, हम लोग वैल्यू रखते हैं। तो b1 देख लीजिए क्या है 5 है। अब c2 ये माइनस का 4 गुना माइनस का 4 माइनस b2 का मान 2 है, फिर c1 का मान माइनस का 9 है, माइनस का 9 है, ये गुना होगा बटे a1 कितना है 8 है,
गुण है B2, B2 कितना है 2 है, माइनस का A2, A2 कितना होता है 3 होता है, गुण है B1, B1 ध्यान दीजिएगा B1 5 हो जाएगा। हाँ, अब इसको गुणा कर लेते हैं, तो अब 5 चौकी 20 माइनस का 20, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 9 दूने 18 हो जाएगा, बटे 8 दूने 16, अब माइनस का 5 दिया 15, हल करके ये माइनस का 2 हो जाएगा, 18 2 20, माइनस का 2 हो जाएगा और बटे 16 में से 15 गया, 1 बचा, अर्थात -2 x का मान ज्ञात होता है हम लोगों को। अब हम लोगों को y का मान चाहिए, तो y के लिए ये वाला सूत्र हम लोग लगा देंगे। तो y का मान चाहिए हम लोगों को, सूत्र क्या होता है C1A2 माइनस C2A1 बटे A1B2 माइनस A2B1। अब इसमें C1 की जगह पे हम लोग C1 का मान रख देंगे, C1 कितना है माइनस का 9 है, गुना A2 की जगह पे 3 रखेंगे, A2 की जगह 3 रखेंगे। उसके बाद C2 है, C2 का मान माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4, A1 का मान 8 हो जाएगा, 8 गुने में बटा A1 का मान हो जाएगा 8 गुने B2 का मान यहाँ से 2 माइनस A2 ये वाला 3 गुने B1 हो जाएगा 5। इसको हल कीजिए तो 9 या 27, माइनस का 27 माइनस और ये माइनस प्लस हो जाता है, और 8 चौके 32, 8 दूने 16 माइनस 5 दिए 15। हाँ, अब ये हल करके हो जाता है 5 प्लस का 5 बटे 16 में से 15 गया 1, कुल मिला के ये 5, मतलब y का मान 5 आ रहा है और x का मान 2 माइनस का 2 आ रहा है। तो चलिए ये सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा 4 का 1 नंबर सवाल हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ये सवाल क्या कहता है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत रहता है, मतलब छात्रावास में जो खर्च होना है उसका कुछ भाग हमेशा फिक्स रहेगा, उसमें कमी बेसी कुछ कमी ज़्यादा कुछ नहीं होगा, वो घटेगा बढ़ेगा नहीं, नियत रहता है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। 2 तरह का खर्च है इसमें, एक तो नियत खर्च है जो कभी बदलेगा नहीं, दूसरा ऐसा है कि भोजन करने के अनुसार जो छात्र जितने दिन भोजन किया उस हिसाब से उसका मतलब खर्च घटेगा और बढ़ेगा। कह रहा है कि भोजन कैसे लिया, कितने दिन लिया, इस पर निर्भर करेगा। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपया उसको व्यय करना होता है, मतलब खर्च उसका होता है 1000 रुपया उसको जमा करना होता है। दूसरा विद्यार्थी है बी जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब हम लोगों को अभी मालूम नहीं है कुछ भी नियत खर्च क्या है, तो मान लेते हैं माना नियत व्यय बराबर x रुपया, प्रतिदिन भोजन का व्यय बराबर y रुपया। अब हमारा प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि ए विद्यार्थी, ए के लिए ए विद्यार्थी जब
कै दिन भोजन करता है ए विद्यार्थी? 20 दिन भोजन करता है। जब ए विद्यार्थी 20 दिन भोजन करता है तो इसको 1000 रुपया खर्च आता है। इसका मतलब ये नियत जो है वो तो रहेगा ही x, लेकिन 20 दिन भोजन किया, एक दिन का भोजन करने का खर्च y रुपया है, तो 20 दिन का भोजन करने का खर्च क्या हो जाएगा? 20 गुणे y, 20 गुणे y मतलब 20y। तो 20 दिन का खर्च हो जाएगा 20y। अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना खर्च हो जाता है? 1000 रुपया खर्च हो जाता है। ये हमारा समीकरण 1 बन गया। अब दूसरा देखिएगा, कहता है कि दूसरा विद्यार्थी B है। पुनः B के लिए हम लोग समीकरण देखेंगे। हाँ, कहता है कि B विद्यार्थी 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास में 26 दिन भोजन करता है और उसके व्यय के लिए 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं। मतलब वो नियत जो था वो तो रहेगा ही, प्लस अब ये 26 दिन भोजन कर रहा है, एक दिन के भोजन का खर्च y रुपया, तो 26 दिन के भोजन का खर्च हो जाएगा 26y। और कितना खर्च हो रहा है? 1180 रुपए। 1180, ये समीकरण 2 हो गया। ध्यान दीजिएगा, अब समीकरण 2 में से अगर समीकरण 1 को हम लोग घटाते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते हैं। अच्छा, सॉल्व करने का आपका तरीका कोई भी हो सकता है, विलोपन विधि, बृजगुणन विधि या विस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। तो चलिए हम लोग इसमें विलोपन विधि से ही करते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते हैं। तो लिखेंगे इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाने पर x प्लस 26y बराबर 1180, और ये हो जाएगा x प्लस 20y बराबर 1000। घटा रहे हैं, माइनस होगा, हर जगह माइनस हो जाएगा, ये घट के 0 हो जाएगा। अब 26y में से 20y घट गया तो बच गया 6y बराबर। अब 1180 में से 1000 घट गया, 180 बच गया। y का मान जो होगा 180/6 होगा, 6 के 18, 30। मतलब एक दिन का भोजन का खर्च कितना आ रहा है? 30 रुपए। अब देखिए y का मान अगर हम किसी समीकरण में रख देते हैं तो फिर x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो समीकरण 1 में ही रख देते हैं, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख रहे हैं y का मान। समीकरण 1 है हमारा x प्लस 20, अब y के जगह पे कितना रखें? 30 बराबर कितना हो रहा है? 1000। सॉल्व कीजिए इसको। x बराबर हो जाएगा 1000 माइनस 600, घट के हो जाएगा 400। मतलब नियत खर्च जो है वो 400 है और रोजाना भोजन का खर्च कितना हो जाता है? 30 रुपए हो जाता है। चलिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं 4 का 2 नंबर सवाल। ध्यान से सुनिएगा, कहता है सवाल क्या कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटा दिया जाता है। अब अंश, तब इसका माना पहले अंश बराबर x, हर बराबर y। तो भिन्न क्या होगा? भिन्न हो जाएगा हमारा x/y। अब सवाल क्या कह रहा है कि यदि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, तो अंश में से 1 घटाएंगे। अंश में से 1 घटाने का मतलब x माइनस 1/y, y के बारे में कुछ नहीं कह रहा है। तो ये भिन्न कितना हो जाता है? ये भिन्न हो जाता है 1/3 बराबर 1/3। इसको सॉल्व करने से हमारा एक समीकरण तैयार होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 गुना x तो 3x माइनस 3 बराबर y। ये हो जाएगा 3x माइनस y बराबर 3, समीकरण 1।
दूसरा कहता है कि वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। हर में 8 जोड़ दिया जाता है। पुनः ये प्रश्न हमारा कर रहा था, प्रश्न से पुनः x, इस बार अंश के बारे में कुछ नहीं कह रहा है, केवल y के बारे में, हर के बारे में कह रहा है कि अगर 8 जोड़ दिया जाए तब ये भिन्न क्या हो जाता है, तो तब ये भिन्न हो जाता है 1/4 बराबर 1/4। हल कीजिए इसको। 4 गुणे x तो 4x हो जाएगा, उसके बाद 1 से गुना कर दीजिए तो y + 8 तो होगा ही। 4x और y को इधर कर दीजिए -y = 8। ये समीकरण दूसरा हम लोगों को मिल जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये समीकरण 1 और समीकरण 2, इसको अगर हम लोग जोड़ देते हैं, सॉरी घटा देते हैं तो हमारा हल आराम से हो जाएगा और एक ही बार में काम हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो समीकरण 2 हमारा क्या है, समीकरण 2 है 4x - y = 8। समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 है 3x - y = 3। घटा रहे हैं, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 4x में से 3x घट रहा है तो 1x अर्थात x सीधे लिखिए आप। और यहाँ ये तो विलुप्त ही हो जाएगा और इधर बच रहा है क्या, 5। x का मान आ गया एक ही बार में हम लोगों को 5, x का मान ज्ञात हो गया 5। अब x का मान किसी एक समीकरण में हम लोग रख देंगे, तो रख देते हैं समीकरण 1 में ही। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x का मान समीकरण 1 में रखिए, तो 3 गुणे 1, x के जगह पर 1 माइनस y बराबर कितना, 3 गुणे सॉरी x का मान 5 है, मिस हो गया 5। हाँ तो ये गुना है, तो 3 बचे 15 - y = 3। y का मान माइनस y है 3, इसको 15 को उधर ले जाइए, माइनस का 15। y का मान जो हो जाएगा, y का मान हो जाएगा, पहले माइनस y ही ले लेते हैं, माइनस का 12। ये माइनस माइनस कैंसिल होके y का मान कितना हो गया, 12 हो गया। तो x का मान आया 5 और y का मान आया 12। ठीक, चलिए देख रहे हैं 4 नंबर का सवाल। हम लोग 4 नंबर नहीं 3 नंबर का सवाल, 4 का 3 नंबर कह रहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। एक विद्यार्थी है जो 40 अंक प्राप्त किया एक परीक्षा में, और कहता क्या है कि जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की गई, तब उसको कितना अंक मिलता है, 40 अंक मिल जाता है। फिर कहता है कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कट जाते, तो यश को 50 अंक मिला होता। तो सवाल कहता है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे, आप ये बताइए। तो मालूम नहीं है हम लोगों को कितना प्रश्न था, तो मान लेते हैं कि कुछ सही उत्तर वाले प्रश्न थे या कुछ गलत उत्तर वाले प्रश्न थे। तो माना सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बराबर x और गलत उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बराबर y।
अब कह रहा है क्या कि सही उत्तर वाले जो प्रश्न है उस पर उसको 3 अंक मिल जाता है। तो सही उत्तर वाले प्रश्न से प्राप्त अंक, सही उत्तर वाले प्रश्न से प्राप्त अंक बराबर कितना, 3 गुणे x, 3x। अब मान के चलिए सही उत्तर वाला जो प्रश्न था उसका संख्या x है। एक प्रश्न पर 3 अंक मिल जा रहा है, एक प्रश्न पर 3 अंक मिल जा रहा है, तो x प्रश्न पर कितना अंक मिल जा रहा है, तो 3x मिल जा रहा है। हाँ, अब गलत उत्तर से जो प्रश्न मतलब अंक कट जाता है, अंक कट जाता है, तो उससे कितने अंक कट जाते हैं ये चाहिए हम लोगों को। तो गलत उत्तर से कटे हुए अंक बराबर 1y, 1 गुणे y। क्योंकि कहता है कि एक प्रश्न अगर गलत हो जाता है तो 1 अंक कट जाता है। फिर हमारा प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि 40 अंक अर्जित किया है यदि उसे सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। प्रश्न हमारा कह रहा है, तो ये प्रश्न से हो जाता है, प्रश्न से। अब प्रश्न के अनुसार क्या करेंगे हम लोग, कहता है कि इतना अंक प्राप्त हुआ, इतना घट गया, तो प्रश्न के अनुसार क्या करेंगे, 3x माइनस वाई बराबर कितना, 40 अंक मिल रहा है ना, 40 अंक। ये हमारा एक समीकरण बन जाता है। पुनः कहता है कि विद्यार्थी को, यश को 4 अंक अगर सही उत्तर के लिए मिले होते, 4 अंक अगर मिले होते तो 4x हो जाता कुल अंक। उसमें से 2 अंक कह रहा है कि गलत उत्तर के लिए काट लिए जाते तो 2y उसमें से घट जाएगा। कुल मिला के कितने अंक मिल रहे हैं, 50। तो समीकरण ये दूसरा मिल गया। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोगों को हल करना है, दोनों समीकरण दोनों को हल करने के लिए पहला समीकरण में, 1 नंबर के समीकरण में अगर हम लोग 2 से गुना कर देते हैं, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर कर देते हैं तो 3 दूने 6x माइनस 2y बराबर 40 दूने 80। ये तीसरा समीकरण हमारा बन के तैयार होता है। अब तीसरा समीकरण में से दूसरा समीकरण को घटा दीजिए, तो लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, हाँ, अब समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा रहे हैं, तो तीसरा समीकरण क्या है, तो तीसरा समीकरण है 6x माइनस 2y बराबर 80, और इसमें से घटा रहे हैं किसको, 4x माइनस 2y बराबर 50। माइनस का चिन्ह होगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये 6x में से 4x जा रहा है तो बच रहा है कितना, 2x। ये तो विलुप्त हो गया, यहाँ बचा 50, 30, 80, 30। अब x का मान चाहिए हम लोगों को, तो 30/2 मतलब 15। x का मान हो गया 15। लेकिन सही प्रश्न और गलत प्रश्न कह रहा है कि सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या x है, तो सही उत्तर वाला जो प्रश्न था वो कितना निकला हम लोगों को, 15। अब गलत उत्तर वाले जो प्रश्न है वो भी चाहिए, तब ना कुल हम लोगों को ज्ञात करना है। तो अब निकालेंगे हम लोग गलत उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या। तो उसके लिए x का मान आप किसी समीकरण में रख दीजिए, तो सीधे समीकरण 1 में रखते हैं, लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखते हैं x का मान। समीकरण 1 हमारा यही है,
3 गुणे एक्स, एक्स का मान कितना आया था 15, 3 गुणे 15 माइनस वाई बराबर 40, 15 तिया 45 माइनस वाई बराबर 40। अब इस 45 को उधर कर दीजिए आप, माइनस वाई बराबर हो जाएगा 40 माइनस 45, मतलब माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस का 5 और माइनस माइनस कैंसिल होकर के वाई बराबर 5। अब कुल प्रश्नों की संख्या बराबर हो जाएगा सही उत्तर वाले प्रश्न और गलत उत्तर वाले प्रश्न। तो सही उत्तर वाले प्रश्न हो जाता है x और गलत उत्तर वाले प्रश्न हो जाता है y। x का मान कितना आ रहा है यहाँ से 15 प्लस y गलत उत्तर वाले प्रश्न है तो y का मान 5। कुल मिलाकर के 20 प्रश्न, यही हमारा आंसर है। अब देखिए हम लोग 4 का 4 नंबर सवाल देखने जा रहे हैं। ये सवाल आपके जो बुक BTBC में दिया गया है उसमें थोड़ा सा अधूरा सवाल है, इसीलिए हम दूसरा बुक से सवाल पढ़ के सुनाते हैं आपको। कह रहा है कि किसी राजमार्ग पर 2 स्थान A तथा B के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। एक राजमार्ग है, इस पर 2 स्थान है A और B और इसके दोनों के बीच का दूरी है 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर। एक ही समय पर एक कार A से तथा दूसरी कार B से चलना शुरू करती है। यदि दोनों कारें नियत चाल से एक ही ओर चलना प्रारंभ करती है तो वे 5 घंटे में एक दूसरे से मिलती है। चलिए ठीक है, एक कार यहां से चलना शुरू कर देता है, एक कार यहां से चलना शुरू कर देता है। ठीक है, दोनों कार चल रहा है। अब ये 5 घंटे बाद एक दूसरे से यहां मिलने वाले हैं। यहां दोनों कार मिलने वाले हैं, दोनों कार यहां मिलने वाले हैं। तो इस कार के द्वारा 100 किलोमीटर की दूरी के बाद भी और दूरी तय करना है, जबकि इस 100 किलोमीटर से इस कार को कोई मतलब नहीं है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग मान लेते हैं कि माना A से चलने वाले कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा B से चलने वाले कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब ये 5 घंटे में दोनों कार एक दूसरे को मिल जाता है। तो एक कार के द्वारा A से चलने वाले कार A से चलने वाले कार द्वारा तय किया गया दूरी बराबर, अब देखिए दूरी का सूत्र क्या होता है, चाल बराबर, हम लोग सूत्र पढ़े हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। इस हिसाब से 5 घंटे का समय तो ले रहा है और हम लोग चाल को मान चुके हैं, चाल को हम लोग x मान चुके हैं। इसका मतलब A से चलने वाला जो कार है इसके द्वारा जो चला गया दूरी होगा वो 5x हो जाएगा। उसी तरह B से चलने वाले कार द्वारा तय किया गया दूरी बराबर हो जाएगा 5y। अब ये कार यहां से यहां तक में 5x दूरी तय करता है, ये कार यहां से यहां तक में 5y दूरी तय करता है, ये 5x दूरी तय करता है, ये 5y दूरी तय करता है। ध्यान दीजिएगा, लेकिन इस दोनों कार के द्वारा जो दूरी तय किया गया उसमें 100 किलोमीटर का अंतर है, 100 किलोमीटर का अंतर है।
कैसे अंतर है? तो ये कार यहां से चलना शुरू कर दिया है और ये कार यहां से चलना शुरू किया। ये वाला कार 100 किलोमीटर कम दूरी तय करेगा, कम चलेगा। हाँ, तो ये अंतर ही हमारा समीकरण देता है, ये अंतर ही हमारा समीकरण देगा। दोनों दूरी का अंतर 100 होगा। तो किस दूरी से घटाना है? ये बड़ा वाला दूरी है, इसमें से इस दूरी को घटाने से हमको 100 मिलेगा। तो प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से 5x माइनस 5y बराबर 100। समीकरण 1 हमारा तैयार हो गया। अब दोबारा देखते हैं क्या कहता है हमारा सवाल। दोबारा कहता है कि लेकिन यदि वे एक दूसरे की ओर चलती तो 1 घंटे में ही मिलती। अब ये कार इधर जा रहा था, ये कार को इधर जाना था पहले समीकरण के लिए। दूसरे समीकरण में कह रहा है कि ये कार ऐसे इधर ही आ रहा है, मतलब इधर ही आ रहा है, ये कार इसी दिशा में आ रहा है, इसी दिशा में आ रहा है। तब मात्र 1 घंटे में दोनों कार को मिल जाना है, मात्र 1 घंटे में मिल जाना है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि इस कार के द्वारा तय किया गया जो दूरी होगा ए से चलने वाले कार द्वारा तय किया गया दूरी बराबर, ये जो दूरी तय करेगा वो 1 घंटा में ही तय करेगा दूरी। तो ध्यान दीजिएगा, दूरी जो होता है चाल गुने समय होता है, तो चाल गुने समय होता है, दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। तो एक दूरी एक हो गया समय, चूंकि 1 घंटा में ही मिलना है, तो 1 घंटा समय हो गया। और चाल कितना होता है? तो चाल होता है x किलोमीटर, तो 1x, दैट मीन्स x। उसी तरह से B से चलने वाले कार द्वारा तय किया गया दूरी इस समान दिशा में है, सॉरी विपरीत दिशा में। ये इधर से जा रहा है, ये इधर से आ रहा है, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। ये था समान दिशा में, यहां समान दिशा में। हाँ, ध्यान दीजिएगा, ये तब हो जाएगा y, 1 गुना y, 1 गुना y, 1 घंटा ही समय लेता है ये भी, 1 गुना y, दैट मीन्स y। हाँ, अब देखिएगा, इस दोनों दूरी को जोड़ करके मान के चलिए आते आते ये दोनों कार यहां पर मिल जाता है, तो इस कार के द्वारा इतना दूरी तय किया गया और इस कार के द्वारा इतना दूरी तय किया गया। अब ये दोनों कार कुल मिला के कितना दूरी तय किया? 100 किलोमीटर का दूरी तय किया। कितना दूरी तय करता है? 100 किलोमीटर का दूरी तय करता है। तो उस हिसाब से प्रश्न हमारा पुनः कहता है, पुनः हमारा प्रश्न कहता है, क्या कहता है कि दोनों का दूरी जोड़ के 100 कर दीजिए, तो x प्लस वाई बराबर 100। यह हमारा दूसरा समीकरण तैयार हुआ। अब हम लोग क्या करें, इन दोनों समीकरण को हल कर दें। तो हल करने के लिए दूसरे समीकरण में आप 5 से गुना कर दीजिए, 5 से गुना कर दीजिए। समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर, 5 से गुना कीजिए दूसरे समीकरण में, तो हो जाएगा 5x प्लस 5y बराबर 500। ये 3 नंबर समीकरण इसको मानते हैं। अब क्या करते हैं, इस समीकरण में से तीसरे समीकरण में से पहले समीकरण को घटा देते हैं, पहले समीकरण को घटा देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटा रहे हैं, तो 5x प्लस 5y बराबर ये हो जाता है 500 माइनस, अभी माइनस नहीं करना, बाद में कर लेंगे। ये समीकरण है क्या, 5x माइनस 5y। ऐसे अगर जोड़ भी देते तो हमारा काम हो रहा था,
बराबर 100, जोड़ ही देते हैं, जोड़ने पर, यहां लिख दीजिए जोड़ने पर, जोड़ने पर काम हो रहा है हमारा। अब देखिए ये 5x 5x हो जाएगा 10x, ये तो घट के 0 हो गया, और यहां 5 1 600, 600 तो 10x बराबर हो गया 600, तो x बराबर हो जाएगा 600 बटे 10, ये 0 कैंसिल हो गए 60। x था क्या, x था एयर से चलने वाले कार का चाल, तो x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा इसका रफ्तार था ए से चलने वाले कार का। अब बी से चलने वाले कार का हम लोग चाल ज्ञात करें, तो उसके लिए क्या करना होगा, x का मान जो है ना दूसरे समीकरण या पहले समीकरण किसी में रख देना है। तो x का मान हम लोग रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है, 5x - 5y बराबर 100, तो इसमें ही x का मान रख देंगे। तो 5 गुणे x का मान कितना 60 - 5y बराबर 100, 6 पंचे 30, 300 हो जाता है ये, माइनस का 5y बराबर हो जाता है 100, ये 300 इधर है किसमें, प्लस में, उधर जाके माइनस में 300, ये कुल मिला के y बराबर हो जाएगा माइनस का 200 बटे माइनस का 5, 5 चौके 20, 40, मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसका रफ्तार होगा, किसका, तो बी से चलने वाले गाड़ी का। चलिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं 4 का 5 नंबर सवाल। 4 का 5 नंबर सवाल कहता है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। अच्छा मान के चलते हैं एक आयत है, एक आयत है ऐसा, ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, तो लंबाई को x मान लेते हैं, माना लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y, ये x हो गया, ये y हो गया। अब सवाल हमारा कहता है कि 9 वर्ग इकाई क्षेत्रफल कम जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। लंबाई में से अगर कितना कम करने के लिए कह रहा है, 5 इकाई कम कर रहा है, लंबाई में से 5 इकाई कम कर रहा है, और चौड़ाई में से क्या कर रहा है, 3 इकाई बढ़ा दिया जा रहा है, चौड़ाई मतलब y + 3 कर दिया जा रहा है, तब जो होता है ये क्षेत्रफल है इसका, मतलब क्षेत्रफल तो लंबाई गुना चौड़ाई तो x गुना y हो जाएगा, ये 9 इकाई बढ़ जाता है, क्या 9 इकाई कम जाता है, बढ़ता नहीं है, घट जाता है, 9 वर्ग इकाई घट जाता है, ये 9 वर्ग इकाई घट जाता है, माइनस होगा 9। अब इसको हल करने से क्या होगा, हल करने से हमारा एक समीकरण तैयार हो जाएगा। तो x गुणे y, इसको गुणा कर लेते हैं दोनों को, तो x गुणे y xy हो जाएगा, x को 3 से गुणा कीजिए 3x हो जाएगा, फिर -5 को y से गुणा कीजिए -5y हो जाएगा, और -5 को 3 से गुणा कीजिए -15 हो जाएगा, बराबर xy माइनस का 9। अब ये xy इधर भी है प्लस में, इधर भी है प्लस में, घट जाएगा। अब ये 3x जो बचा, हाँ ये ऐसा ही रह जाएगा, 3x - 5y, और ये 15 को उधर कर लीजिए, माइनस का तो 9 था, अब प्लस का ये 15 हो जाएगा, तो ये हो जाता है 3x - 5y बराबर 9 6 15 6। ये एक समीकरण हम लोगों को मिल गया। अब दोबारा देखिए इस आयत के बारे में क्या कहता है, कहता है कि यदि लंबाई को 3 इकाई
और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दिया जाता है, लंबाई को 3 इकाई, x को 3 इकाई बढ़ा रहा है, y को 2 इकाई बढ़ा रहा है, तो इसके क्षेत्रफल में कहता है कि 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, मतलब एक्स वाई प्लस 67। ये पुनः हमारा प्रश्न का। अब इसको हल करेंगे तो x गुने वाई एक्स वाई होगा, x गुने 2x, 3 से गुना कीजिए 3y प्लस 3y और 3 दूने 6, ये एक्स वाई प्लस 67। ध्यान दीजिएगा एक्स वाई इधर भी है, एक्स वाई इधर भी है, घट जाएगा 2x। अब ये है 2x प्लस 3y, इधर 67 6 को ले आइए माइनस का 6, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 67 में से 6 चला गया तो 61। ये समीकरण 2 हमारा तैयार हो जाता है। अब ऐसा करते हैं, इसी को हल करके हम लोग x का मान ज्ञात कर लेते हैं। इसी को थोड़ा सा और हल कीजिए तो 2x बराबर हो जाएगा 61 माइनस 3y। x का मान क्या हो जाएगा 61 माइनस 3y बटे 2। अब ये x का मान क्या करते हैं, किसी एक समीकरण में, मतलब समीकरण 1 में रख देते हैं, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा यही है 3 गुने x के जगह पर यही मान रखेंगे 61 माइनस 3y, 61 माइनस 3y बटे कितना 2। हाँ, उसके बाद समीकरण क्या है माइनस 5y बराबर कितना 6। हल कीजिए, ये गुणा करके हो जाता है 3 एकम 3, 3 छक 18, 183 माइनस 3 तिया 9y बटे 2 माइनस का 5y बराबर 6। अब ये भिन्न का घटाव हो रहा है तो 183 माइनस 9y माइनस का 10y बटे का 2 बराबर 6, 2 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 183 माइनस का 9y माइनस का 10y तो माइनस का 19y बराबर 6 दूना 12, ये 2 इधर आकर के 12। अब ऐसा करते हैं 12 को इधर और 19 को उधर, तो 183 माइनस 12 बराबर ये 19y इधर आकर के प्लस में हो जाएगा 19y। हाँ, अब 19y बराबर हो जाता है, घटाइए कितना 171 और y बराबर हो जाएगा 171 बटे 19 नमा मतलब 9। y का मान आया हम लोगों को कितना 9। अब चाहिए x का भी मान चाहिए हम लोगों को, किसी एक समीकरण में y का मान रख दीजिए, x का मान ज्ञात हो जाएगा। सॉरी x का, हाँ यहाँ से यही में रख देते हैं। x बराबर कितना है 61 माइनस 3y, 61 माइनस 3y बटे 2, तो 61 माइनस 3 गुने y का मान कितना 9 बटे कितना 2, ये हो रहा है 61 माइनस 27 बटे का 2, तो यहाँ कितना 11, 4 यहाँ बचा 6, 5 में से 2 गया 3 बटे का 2 17, मतलब x का मान आ रहा है 17 और y का मान 9। चलिए अब 3.5 खत्म होता है, फिर मिलते हैं हम आपसे नए एक्सरसाइज को लेकर के। धन्यवाद।